हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डर ट्रेड के बारे में। आज से वेल्डर ट्रेड की क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन का है, जो कि वेल्डर ट्रेड के बारे में है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वेल्डर ट्रेड क्या होता है और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, और फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेल्डिंग होता क्या है। देखिए, वेल्डर के लिए सबसे मेन टॉपिक तो होता है वेल्डिंग। उसको वेल्डिंग आनी चाहिए, तभी वो जाके एक वेल्डर बनता है। तो वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन का प्रोसेस है, जिसमें दो मेटल्स को आपस में हम लोग जोड़ते हैं हीट के जरिए, मतलब गर्मी के जरिए। ठीक है, दोनों पार्ट को हम लोग बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं। उसके बाद उसमें फिलर मेटल की प्रक्रिया करके वेल्डिंग का प्रोसेस पूरा करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ब्रेजिंग और सोल्डरिंग है ना, सोल्डरिंग जो इलेक्ट्रिक के द्वारा किया जाता है और ब्रेजिंग जो गैस के द्वारा किया जाता है, जो बेस मेटल को जोड़ने का काम करते हैं मेल्ट करके पिघला के, उसी को वेल्डिंग का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन है वेल्डिंग का कि वेल्डिंग होती क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग, जो वेल्डिंग का सिद्धांत है। देखिए, वेल्डिंग का सिद्धांत यही है, दो पार्ट को हम लोग आपस में रखेंगे, एक निश्चित दूरी पे रखेंगे, और उसमें दोनों पार्टों के जो सिरे हैं, जो दोनों एक साथ में हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और उनके मेल्टिंग पॉइंट तक, उसका जो चरम बिंदु होती है, जहां पे वो एकदम प्लास्टिक अवस्था में चले जाते हैं पिघलने के थोड़ा सा पहले, है ना, उस पे हम लोग अपना फिलर मेटल डाल के प्रेशर के द्वारा जोड़ देते हैं फिलर मेटल को। ठीक है, और अगर जैसे हम जब फिलर मेटल डालेंगे तो विदाउट प्रेशर जोड़ेंगे, और जब प्रेशर डाल के जोड़ेंगे तो वो प्रेशर वेल्डिंग के रूप में आ जाती है। ठीक है, तो वेल्डिंग का यही बेसिक सा प्रिंसिपल है कि दो मेटल्स के बीच में अगर फिलर मेटल डाल के उन दोनों पार्ट को एक करते हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये सिद्धांत हो गया। इसी सिद्धांत पे वेल्डिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाती है। अब हम लोग जानेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में। देखिए, वेल्डिंग दो टाइप की होती है। सबसे बेसिक जो होती है, जो सबसे सामान्यतः यूज की जाती है, वो होती है एक आर्क वेल्डिंग, और दूसरी होती है गैस वेल्डिंग, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आर्क वेल्डिंग क्या होती है? देखिए, आर्क वेल्डिंग में भी एक सिंपल सा मेथड है, एक तरीका है, जिसको हम लोग सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या फिर मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक शॉक कराते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा हीट प्राप्त करते हैं, गर्मी प्राप्त करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोड के साथ हमें बनाना पड़ता है। आर्क और वर्क पीस और जो हमारा इलेक्ट्रोड है, उन दोनों के बीच में जो आर्क बनता है वो इलेक्ट्रोड के थ्रू बनता है। इसमें जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर फ्लक्स लगे हुए होते हैं। फ्लक्स का काम ये होता है कि हमारा जो वेल्ड मटेरियल है, जो हमारा फिलर मेटल और वेल्ड जो मेन मेटल है, वो पिघल के जब एक बीड बनाता है, उसको कवर करने का, उसको सील करने का, ढकने का। ठीक है, तो इसके द्वारा हम लोग एसी और डीसी दोनों करंट के द्वारा हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन में, बहुत सारे तरीके से। ठीक है, और ये सबसे बेसिक तरीका है जो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है। ये सबसे सामान्यतः अधिकतर जगहों पे इसको ही यूज किया जाता है। तो अब हम लोग आते हैं गैस वेल्डिंग के ऊपर। देखिए, बेसिक सब जो सामान्यतः यूज किया जाता है, पहला तो आर्क वेल्डिंग था, जिसके बारे में आप लोगों ने कुछ देर पहले जाना। उसके बाद हम लोग आते हैं गैस वेल्डिंग पे। देखिए, गैस वेल्डिंग को एक ब्रेजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जब हार्ड ब्रेजिंग हम लोग करते हैं तो उसी को गैस वेल्डिंग कहा जाता है। ब्रेजिंग का जो प्रोसेस है, ये भी ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से वेल्डिंग का प्रोसेस है। दो मेटल्स को हम लोग आपस में जोड़ने के बाद, फिर उसके बाद दो मेटल को आपस में हम गर्म करने के बाद, हम लोग उसमें फिलर मेटल को डालते हैं, तो जाके जो वेल्डिंग का प्रोसेस तैयार होता है, वो भी वेल्डिंग ही कहलाता है। लेकिन गैस वेल्डिंग में अलग क्या है, इसमें जो हमें हीट प्राप्त होता है, वो हीट का जो मेथड है वो दूसरा होता है। जैसे आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के द्वारा और इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम लोग आर्क को बना रहे थे, लेकिन इसमें आर्क नहीं बनता है। इसमें फ्लेम बनती है, जो कि गैसों के मिश्रण के द्वारा, ऑक्सीजन और कोई भी जो फ्लेमेबल फ्यूल होता है, उसके द्वारा हम लोग फ्लेम तैयार करते हैं। उस फ्लेम के द्वारा हमें हीट प्राप्त होती है। इस हीट को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहां हमें वर्कपीस को जोड़ना होता है। पहले हम दोनों वर्कपीस को एक टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे, फिर उसमें फिलर मेटल डाल को हम उस प्रोसेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तब जाके हमारा जो ब्रेजिंग का प्रोसेस है वो बनेगा, होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जहां पे 450 डिग्री, मतलब 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर होता है, उस जगह पे जो सोल्डरिंग की जाती है, जो वेल्डिंग की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग सोल्डरिंग बोलते हैं। सोल्डरिंग की प्रक्रिया क्या होती है, जिसको नर्म ब्रेजिंग या फिर
सॉफ्ट ब्रेजिंग भी बोलते हैं। और सोल्डरिंग की जो मेन प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रिक आयरन, जो सोल्डरिंग आयरन द्वारा हो की जाती है इलेक्ट्रिक आइटम को जोड़ने के लिए। उसमें पतला सा वायर जो कि सोल्डर बोला जाता है, उसका यूज किया जाता है। उसमें भी हीट जो होती है वो इलेक्ट्रिक के थ्रू यूज की जाती है, इलेक्ट्रिक के थ्रू मिलती है हमें हीट। तो जो सोल्डरिंग का प्रोसेस है वो ब्रेजिंग के मुकाबले कमजोर होता है, ठीक है। तो इसीलिए अधिकतर जगहों पे जहाँ पे हमें मैकेनिकल काम करना है उस जगह पे हमें क्या करना चाहिए, ब्रेजिंग का यूज अधिकतर किया जाता है या फिर करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग का इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे है। देखिए, ये एक इसेंशियल है, ये एक जरूरी कंपोनेंट है मैनी इंडस्ट्रीज, जैसे ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, है ना, या फिर एविएशन इंडस्ट्री हो गया, और बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे हैं जो क्षेत्र हैं जिस जगह पे वेल्डिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। वेल्डिंग के द्वारा हम लोग ये चीज जान लीजिए कि हम बिल्डिंग, गेट, है ना, या फिर फैंस, स्मॉल किचन अप्लायंसेस जैसे बर्तन, ठीक है, या फिर जो भी हमारा किचन अप्लायंसेस में बहुत सारी चीजें आती हैं, व्हीकल हो गया, ठीक है, स्पेस ट्रेवल के लिए जो बड़ी बड़ी मिसाइलें या फिर बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें ये नहीं बन सकती बिना वेल्डिंग के, ठीक है। तो वेल्डिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक। और हम लोग ये जानेंगे कि मौके कहाँ कहाँ पे। देखिए, वेल्डिंग के जो मौके होते हैं, एक वेल्डर जब बन जाएंगे उसके लिए मौके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। काम करने के स्थान क्षेत्र बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, एक्सपर्ट जो होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, वो बताते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जो वेल्डर है उनकी जो स्टोरेज क्षमता है, जो कैपेसिटी है, ठीक है, या फिर जो एक नंबर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। उनकी उनका एक अलग स्थान होगा, एक कुछ दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में एक अलग स्थान होगा वेल्डर का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है, जो क्षेत्र है, उन क्षेत्र की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी एक वेल्डर के लिए। जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हो गए, इंडस्ट्रियल हो गया, ये सारे क्षेत्र जो है ना, इन क्षेत्रों में दिन पर दिन जैसे जैसे हमारा दिन आगे की ओर जाएगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी, उसी तरह से बिल्डर्स की जो संख्या है वो भी दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। ये बिल्डर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे वेल्डर के रूप में उभरते हैं तो आपके लिए जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा आगे तक खुल जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहां पे भी बिल्डिंग का काम करता है। बिल्डिंग जहाँ बनती है, ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं, जहाँ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, उन सब जगहों पे वेल्डर का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो भी चीजें जैसे एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, रेल, या फिर मैरीटाइम, ये सारी चीजें। जैसे एरोस्पेस के लिए जैसे हमारा जहाजें जो बनती हैं, ऑटोमोटिव में कार, बाइक, है ना, या फिर बड़े बड़े व्हीकल जो है ना, कमर्शियल व्हीकल जो यूज किए जाते हैं, ट्रक हो गया, ये सारी चीजें। रेलवे में और वेल्डिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। फिर मैरी टाइम, मतलब कि जो शिप बनते हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज बनते हैं, इनमें भी हमारा वेल्डर का बहुत अच्छा योगदान किया जाता है, योगदान रहता है, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का काम जहाँ होता है, जैसे फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चर करता है, वहां पे भी वेल्डर का काम है। जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी चीज का प्रोडक्शन, ठीक है, वहां पे दो पार्ट को आपस में जरूर से जरूर जोड़ा जाता है, तो उस प्रक्रिया को भी वेल्डिंग का ही, वेल्डर का ही आदमी करता है, ठीक है। रोबोटिक्स जहाँ होते हैं, जहाँ रोबोट बनाए जाते हैं, फिर रोबोटिक्स के द्वारा भी वेल्डिंग का प्रोसेस किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जहाँ से हम लोग गैस या फिर एग्रीकल्चर के लिए खाद, ये सारी चीजें हैं, जो प्लांट जहाँ बनता है वहां पे भी वेल्डिंग का बहुत ज्यादा डिमांड होता है, रिपेयरिंग का या फिर मैनेजमेंट कोटे में, है ना, मैनेजमेंट वाले जो डिपार्टमेंट है उसमें भी वेल्डर का बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। जैसे फार्मिंग, माइनिंग, है ना, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को बनाने और मेंटेन करने के लिए एक वेल्डर की उपस्थिति बहुत ज्यादा मायने रखती है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल में जैसे पावर जनरेशन, जहाँ पे पावर, बिजली बनाने का काम होता है, इंडस्ट्रियल शटडाउन होता है, ठीक है, जहाँ पे भी अगर शटडाउन हुआ है तो क्यों हुआ है उसको भी मेंटेनेंस का, मैकेनिकल मेंटेनेंस में भी वेल्डर की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है और जरूरत भी होती है, ठीक। तो ये कुछ क्षेत्र थे जिनके बारे में हम लोगों ने जाना कि वेल्डर की अपॉर्चुनिटी, जो मौके हैं, वो कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उनको मौके मिल सकते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग एलिमेंट्री फर्स्ट एड पे। देखिए, एलिमेंट्री फर्स्ट एड वो है जो कहीं पे दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना को हम लोग कैसे, उस दुर्घटना से निपटते हैं या फिर उसका हम लोग कैसे
सामना करते हैं। इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग का बेसिक ट्रेनिंग है, इसी को हम लोग लाइफ स्किल सेविंग का एलिमेंट्री फर्स्ट एड बोलते हैं इसको, ठीक है। जो लाइफ सेविंग स्किल होती है, इसी को हम लोग इंडस्ट्रीज में एलिमेंट्री फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत वो चीजें आती हैं कि अगर कोई पर्सन है, कोई सामने का पर्सनल है, वो किसी वो किसी दुर्घटना में फंसा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई दुर्घटना उसके साथ हो चुकी है, जो कि कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज में आती है, जैसे हाथ कटना या फिर कहीं पे चोट लग जाना, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे कि एक शिप पे हैं, तो उस जगह पे एलिमेंट्री फर्स्ट एड आनी चाहिए, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इमरजेंसीज़ अगर आ गई तो उनसे हम कैसे निपटने, इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं जैसे मेडिकल इमरजेंसीज़। मेडिकल इमरजेंसीज़ क्या-क्या हो सकती हैं? देखिए, मेडिकल इमरजेंसीज़ से हम लोग कैसे निपट सकते हैं, ठीक है? कैसे हम उनसे बचाव कर सकते हैं या फिर इनके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, डीलिंग विथ एन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी आ गया तो उससे हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो उसको उपचार है, बचाने का उपचार है, उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे, ठीक है। हम लोग इधर उधर की बातों में उलझ जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, कभी कभी इमरजेंसी होने के बाद भी, हमें सब कुछ आने के बाद भी, सामने का पर्सन है वो बहुत ज्यादा, उसका केस जो है क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी वहां पे प्राथमिकता दें हम ट्रीटमेंट को, हम जो उसका उपचार है उसको ज्यादा हम प्राथमिकता दें, पहले उपचार करें, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है, अगर जितना हो सके। फिर कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट, कभी कभी होता क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज है वो कैजुअलिटी में आ जाती है, बहुत ज्यादा रेयर केसेस में आ जाती हैं, नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो उस समय पे हमें ये चीज ध्यान देना चाहिए कि कैजुअलिटी ना हो ट्रांसपोर्टेशन की। फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो हमारा वर्कशॉप है या फिर जहाँ पे भी हम ये सारी चीजें बिल्डर होते हैं, या फिर जहाँ पे भी हम जैसे कि किसी शिप में हैं, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कैजुअल है, वहां से तुरंत हॉस्पिटल नहीं जाया जा सकता है, वहां पे हमें एक छोटा सा सेटअप रखना चाहिए जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का हो, जैसे सीपीआर हो गया, है ना। इन सारे जो बेसिक लाइफ सपोर्ट के ट्रीटमेंट्स हैं, जो तरीके हैं, ये सारे ट्रीटमेंट्स आपको आने चाहिए, या फिर इनका एक छोटा सा सेटअप हमारे साथ होना चाहिए। शॉक मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे कि कहीं पे इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, वहाँ पे शॉक मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे कि एमसीबीज लगाते हैं बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। या फिर शॉक को मैनेज करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं जो करंट है उसको हम लोग डीसी रखें, ताकि जिससे शॉक हमें कम से कम लगे। फिर उसके बाद बैंडेजिंग, अगर कट गया तो बैंडेजिंग किस तरीके से करें कि वो हमारा हिस्सा जो कटा हुआ है वो इन्फेक्टेड भी ना हो और हमारी ब्लीडिंग भी रुक जाए, या फिर हमारा कहीं जला हुआ है तो उसको हम लोग कैसे कवर करें, ठीक है। ये सारी चीजें मेडिकल इमरजेंसीज में आती हैं, जो इमरजेंसीज के समय हमको आनी चाहिए। इनकी एक ट्रेनिंग होती है, इसके बारे में हम लोग आगे सेफ्टी में जानेंगे, किन किन तरीकों से हम लोग इमरजेंसी से निपट सकते हैं या फिर इमरजेंसी से कैसे बच सकते हैं, ठीक है।